राज्यपाल आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान शामिल किया गया कि किसी राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल नियुक्ति बनाम निर्वाचन। प्रारूप संविधान में राज्यपाल के लिए अमेरिकी मॉडल अपनाया गया था और राज्यपाल के निर्वाचन किए जाने की योग्यता शामिल की गई थी, किंतु संविधान सभा में बहस के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार चुना गया राज्यपाल तर्कसंगत नहीं होगा। अतः अमेरिकी मॉडल को छोड़कर मूल संविधान में कनाडाई मॉडल को अपनाया गया और राज्यपाल को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए। पहला है कि भारत में राज्यों में भी संसदीय प्रणाली के अनुसार सरकारों का गठन होगा, अतः राज्यपाल का निर्वाचन आवश्यक होगा क्योंकि राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान होगा। निर्वाचित राज्यपाल स्वयं को मुख्यमंत्री से श्रेष्ठ समझता, अतः सत्ता के शीर्ष पर टकराव जन्म लेता। तीसरा कि यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री अलग अलग दलों के व्यक्ति को चुना जाता तो भी सत्ता के शीर्ष पर टकराव जन्म लेता। अगला है कि चुने गए राज्यपाल से निष्पक्ष भूमिका की अपेक्षा कम हो जाती, जबकि यदि राज्यपाल बाहर के राज्यों का हो तो निष्पक्ष भूमिका की संभावना बढ़ जाती। नियुक्त किए गए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार अपने दायित्वों का राज्यों के प्रति निर्वाह कर सकती है, जो निर्वाचित राज्यपाल के द्वारा संभव नहीं था, जैसे आर्टिकल 355 में राज्यों के प्रति दिए गए केंद्र के कर्तव्य। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 157। राज्यपाल की योग्यता भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल की नियुक्ति में परंपरा। राज्यपाल उस राज्य का निवासी न हो जहां उसे नियुक्त किया जाना है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। आर्टिकल 156। कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की इच्छा बने रहने तक पद धारण करता है। इस प्रकार संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल को कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन होगा। राज्यपाल एक स्वतंत्र पद है, यह राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है। प्रसाद पर्यंत शब्द केवल नियुक्त करने का एक तरीका है। राज्यपाल की सेवा शर्तें। आर्टिकल 158। राज्यपाल संसद या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी है। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उसे निःशुल्क आवास दिया जाएगा। वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के बीच उसी अनुपात में बांट दिए जाएंगे जो अनुपात राष्ट्रपति निर्धारित करे। व्यवहार में समान अनुपात में बंटवारा किया जाता है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 159। राज्यपाल की शपथ। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ के विषय, पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने, संविधान में विधि का संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण करना, राज्यपाल की राज्य की जनता की सेवा में निरंतर लगे रहना का शपथ ग्रहण करता है। आर्टिकल 156। त्यागपत्र। राज्यपाल का राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित पर मनोनीत भाग लेते हैं। तरीका होता है राष्ट्रपति की भांति। आर्टिकल 66 में ही राष्ट्रपति की योग्यता का भी प्रावधान है। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ का पद धारण न करता हो। कार्यकाल है कि 5 वर्ष पद ग्रहण करने की तारीख से। आर्टिकल 67 में पद से हटाया जाना। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किस आधार पर हटाया जाएगा यह वर्णित नहीं है, जैसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। हटाने का तरीका। हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में नहीं। न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस पर। फिर चर्चा प्लस मतदान होगा। राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हो तो लोकसभा में भेजा जाएगा। तो लोकसभा सहमत हो तो साधारण बहुमत से पारित करे तो राष्ट्रपति हटा हुआ मान लिया जाएगा। आर्टिकल 69। शपथ। राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं कर्तव्य निर्वाह की निष्ठा, संविधान के प्रति श्रद्धा का शपथ ग्रहण करता है। सेवा शर्तें। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता।
यदि कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी है। दूसरा है कि वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कार्य आर्टिकल 65 राष्ट्रपति पद के आकस्मिक रिक्ति होने पर राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति पद के आकस्मिक रिक्ति होने पर राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं। उपराष्ट्रपति के पद में अचानक रिक्ति को भरने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुसार रिक्त पद को शीघ्र भरा जाएगा। यहाँ 6 माह की अवधि का वर्णन नहीं है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान नहीं है, किंतु परंपरा के अनुसार दोबारा चुना जा सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह सिद्धांत संसदीय प्रणाली का आधारशिला है। इसे ब्रिटेन से भारत में अपनाया गया है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद निर्णय का समर्थन करती है तो लोकसभा में अकेला वह मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि एक मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय के लिए लोकसभा में पूरी मंत्रिपरिषद जिम्मेदार ठहराई जाएगी। इस प्रकार जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहेगा तब तक वह पद पर बनी रहेगी, किंतु उसे लोकसभा का विश्वास न प्राप्त रह जाए तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार सारे मंत्री लोकसभा के साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। समीक्षा सामूहिक उत्तरदायित्व की सफलता विपक्ष की मजबूत भूमिका पर निर्भर करती है। विपक्ष जितना मजबूत होगा, सरकार को लोकसभा में उतनी ही अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 इसका कार्य होता है कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा अन्य विधि अधिकारी इसके अधीन होते हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल। न्यायालय में उपस्थित होकर भारत सरकार का पक्ष रखना, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने पर सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना और राष्ट्रपति का पक्ष रखना, बुलाए जाने पर संसद में उपस्थित होना और बैठकों में भाग लेना, अपनी बात रखना, किंतु मतदान नहीं कर सकता। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी योग्यता होता है कि जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। परंपरा के अनुसार राष्ट्र जब सरकार के त्याग पत्र देने पर पद त्याग देता है। इसको पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। दल बदल विरोधी प्रावधान इसके लाने का कारण था कि सरकारों का असमय पतन, भ्रष्टाचार में वृद्धि और राजनीतिक नैतिकता में गिरावट। दल बदल रोकने के लिए ये 42वें संविधान संशोधन में 10th अनुसूची का प्रावधान जोड़ा गया। कब दल बदल माना जाएगा? यदि कोई निर्वाचित सदस्य उस दल की सदस्यता त्याग दे जिसके सीट से चुनकर आया हो, और यदि निर्दलीय जीता हुआ प्रत्याशी किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। तीसरा है कि जब कोई भी मनोनीत हो और मनोनयन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले। अगर वह 6 महीने से पहले कर लेगा तो दल बदल नहीं माना जाएगा। यदि कोई सदस्य अपने दल के अध्यक्ष के निर्देशों के विरुद्ध सदन के भीतर आचरण करे तो भी दल बदल माना जाएगा। इसे रोकने के लिए व्हिप जारी किया जाता है। अपवाद अर्थात कब दल बदल नहीं माना जाएगा? यदि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद दल की सदस्यता त्याग दे और अध्यक्ष न रहने पर पुनः ग्रहण कर ले। यदि किसी दल से 2/3 सदस्य अलग हो जाए। दल बदल के मामले में निर्णय कौन लेता है? लोकसभा में स्पीकर द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा। निर्णय का दुरुपयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय की जांच कर सकता है और उसे शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सुझाव है कि दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध या निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाए, केंद्र में और राज्य में राज्यपाल के द्वारा, प्लस निर्वाचन आयोग की मांग से निर्णय ले। सिफारिश द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई है। आर्टिकल 105 संसदीय विशेषाधिकार। इसका अर्थ होता है कि संसद के सदस्यों को संसद और उसकी समितियों की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिए गए कुछ अधिकार। इनको अधिकार कहाँ से मिलते हैं? संविधान का प्रावधान से, संसद के कानून से, संसदीय परंपरा से, न्यायालय के निर्णय से, संसद के दोनों सदनों के नियम से, जो विशेषाधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले उपलब्ध थे।
विशेषाधिकारों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो प्रत्येक सदस्य को निजी रूप से उपलब्ध हो, जैसे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने कहने प्रकट करने की आजादी, सदन में बोले गए शब्द या आचरण पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं। जब तक संसद की कार्यवाही चलने के दौरान न्यायालय सम्मन नहीं कर सकता। संसद की कार्यवाही चलने के दौरान कार्यवाही से 40 दिन पहले और कार्यवाही से 40 दिन बाद सिविल मामले की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सिविल मामला होता है कि अपराध से संबंधित न जुड़ा हो, जैसे जमीन, नौकरी। और क्रिमिनल मामला होता है जो अपराध से जुड़ा हो। और दूसरा होता है कि सामूहिक विशेषाधिकार, संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने या रोकने का अधिकार, संसद की कार्यवाही में किसी को भाग लेने के निर्णय का अधिकार। अगला है कि संसद की अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंड देना, संसद की किसी सदस्य की गिरफ्तारी या सजा से मुक्ति या जेल से बाहर आने इत्यादि सूचना प्राप्त करने का अधिकार। संसद की परिसीमा के भीतर किसी की गिरफ्तारी अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना नहीं होगी। अगला कि किसी मामले में जांच करने का अधिकार और किसी को गवाह के रूप में उपस्थित कराने का अधिकार। आर्टिकल 110 धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक की परिभाषा। निम्नलिखित विधेयक को धन विधेयक घोषित किया जा सकता है, जैसे कि किसी कर का आरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। भारत सरकार द्वारा उधार लेना, गारंटी देना, वित्तीय बाध्यता से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा करना, धन जमा करना और निकालना से संबंधित प्रावधान को भी धन विधेयक कहा जाता है। संचित निधि से विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या उससे वृद्धि करना संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। संचित निधि लोक लेखा में धन जमा करना और निकालना, भारत एवं राज्य सरकारों का लेखा परीक्षण संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। आर्टिकल 110 क्लास 2। कब किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं समझा जाएगा? पहला कि जब किसी जुर्माने का प्रावधान हो। अगला है कि सरकार द्वारा किसी सेवा या लाइसेंस के लिए फीस ली गई हो। किसी स्थानीय इकाई द्वारा स्थानीय उद्देश्य के लिए कर से संबंधित प्रावधान को। आर्टिकल 110 क्लास 3। धन विधेयक के संबंध में निर्णय कौन लेता है? अधिकार स्पीकर को है और स्पीकर का निर्णय ही अंतिम होता है। पृष्ठांकन। स्पीकर लिखेगा कि यह एक धन विधेयक है प्लस सिग्नेचर करेगा। यह प्रावधान आर्टिकल 110 क्लास 4 में है। स्पीकर द्वारा 2 अवसर पर पृष्ठांकन किया जाता है, जब लोकसभा से विधेयक पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाता है, और अगला है कि जब संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजा जाता है। आर्टिकल 109 धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। मात्र लोकसभा में पेश, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, मात्र सुझाव दे सकती है, लेकिन सुझाव लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा को सुझाव मैक्सिमम 14 दिन के भीतर देना होता है। सुझाव न भेजने पर 14 दिन के व्यतीत होते ही यह राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेजता। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश होता है। राष्ट्रीय आपात आधार है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह कोई एक उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना हो। सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के आधार पर घोषणा राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती, जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल लिखित रूप से सलाह दे। समयावधि के प्रारंभ में 1 माह के लिए विशेष बहुमत संसद पारित करे तो 6 माह तक लागू हो जाएगा। संसद पारित कर पुनः 6 माह हेतु बढ़ा सकती। पारित कैसे होगा? विशेष बहुमत द्वारा। संसद के प्रत्येक सदस्य के उपस्थिति में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित, जो उस सदन की कुल संख्या के बहुमत से कम न हो, वापस लेना राष्ट्रपति द्वारा। शर्त है कि ऐसी उद्घोषणा लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करे। शर्त है कि जब वापस लेने का प्रस्ताव लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस पर हो, राष्ट्रपति को दिया जाए जब संसद सत्र में न हो, या लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाए जब संसद की बैठक चल रही है। साधारण बहुमत होता है कि
उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक अधिक। आपातकाल के प्रभाव। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा नाम मात्र करा जाता है और राष्ट्रपति केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों में कोई परिवर्तन कर सकता है। केंद्र सरकार राज्यों को कोई आवश्यक निर्देश दे सकता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और ऐसी कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद भी 6 माह तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है, किंतु इसके लिए संसद को कानून बनाना होगा। संसद का यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के बाद लागू नहीं रह जाएगा। आपातकाल का मूलाधिकारों पर प्रभाव। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के अधिकार पूरे देश में समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि फिर भी आपातकाल की उद्घोषणा देश के छोटे से भाग में की गई हो। जब आपातकाल की उद्घोषणा पूरे देश से वापस ले ली जाती है तो आर्टिकल 19 के अधिकार पुनः लागू हो जाते हैं। आर्टिकल 19 के अतिरिक्त किन अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, किन क्षेत्रों में और कितने समय के लिए किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए आदेश जारी करेगा, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 के मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जाएंगे। 355 केंद्र की राज्यों के प्रति जिम्मेदारी। राज्यों की बाहरी हमलों से रक्षा, राज्यों में शांति की स्थापना, राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले, यह सुनिश्चित। आर्टिकल 365 यदि केंद्र राज्यों को निर्देश दे और राज्य पालन न करे तो इसका अर्थ हुआ कि राज्यों में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। तो आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि राज्यों में शासन स्वयं चलाएगा। राज्य का शासन अपने हाथ में लेना, इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। समय अवधि प्रारंभ में 2 माह के लिए, यदि संसद पारित करे तो 6 माह तक लागू हो जाएगा और संसद पुनः पारित करे तो अगले 6 माह तक बढ़ जाएगा। 1 वर्ष के बाद यह अवधि तभी बढ़ाई जाए जब आपातकाल लागू हो और जब निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि निर्वाचन संभव न हो। एक बार में 6 वर्ष के लिए बढ़ सकता है। इसकी कुल अवधि 3 वर्ष हो सकती है। वापस लेना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय मंत्रिपरिषद के सलाह पर। इसका प्रभाव होता है कि राज्यों की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, अर्थात मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्यों का शासन चलाने लगता है। राज्यों की विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया जा सकता है। ऐसा कानून राष्ट्रपति शासन के समापन के बाद भी लागू रह सकता है। वित्तीय आपात आधार है कि जब राज्य के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व और वित्तीय साख को खतरा हो, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। समय अवधि प्रारंभ में 2 माह, यदि संसद पारित करे तो बढ़ाया जाएगा। इसका प्रभाव होता है कि केंद्र राज्यों को कोई वित्तीय निर्देश दे सकता है और पालन करा सकता है। राष्ट्रपति केंद्र या राज्यों के किसी पदाधिकारी के वेतन भत्तों में कमी कर सकता है और राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानसभा के द्वारा पारित वित्त विधेयक या धन विधेयक उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाए। विवेकी शक्तियां, मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य करना। पॉकेट वीटो, किसी सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेजना। यह आर्टिकल 74(1) में है। प्रधानमंत्री से सूचना मांगना, आर्टिकल 78(b) में। प्रधानमंत्री से किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए कहना। संसद को संदेश भेजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना जब त्रिशंकु लोकसभा को भंग करना तथा मंत्रिपरिषद में विश्वास खो दिया है और लोकसभा भंग करने की सिफारिश की है तब। राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा है सैन्य शक्तियां, तीसरा है कूटनीतिक शक्तियां, चौथा है वित्तीय शक्तियां, पांचवा है विधायी शक्तियां, छठवां है न्यायिक शक्तियां और सातवां है आपातकालीन शक्तियां, आठवां है विवेकी शक्तियां। कार्यपालक शक्तियां। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्लाज 1 राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा और कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 सलाह बाध्यकारी बना दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किंतु पुनः सलाह वापस आने पर अनुमति अवश्य करेगा, अर्थात सलाह मानने हेतु बाध्य है। निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है।
कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 73 कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति को सरकार चलाने का अधिकार है। आर्टिकल 77 भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन। भारत सरकार की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों आदि को कैसे प्रमाणित किया जाएगा इसके लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा, और यदि इस प्रकार कोई आदेश प्रमाणित किया गया है तो उसे चुनौती नहीं दी जाएगी कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्रवाई के सरल संचालन के लिए नियम बनाएगा। मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारा के लिए नियम व्यवहार में कैबिनेट सचिवालय बनाता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार, पदमुक्त करने का अधिकार, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग का गठन करना, उसके सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करना, रिपोर्ट प्राप्त करना etc। जैसे वित्त आयोग। आर्टिकल 53 क्लास 2 सैन्य शक्तियां। सेना का प्रयोग, युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सैन्य शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर प्लस संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार करेगा। कूटनीतिक शक्तियां, इसका संविधान में वर्णन नहीं है। अर्थ है कि दूसरे देशों के साथ विदेशी संबंधों की स्थापना, जैसे संधि करना, समझौते करना, दूसरे देशों में राजदूत को नियुक्त करना और दूसरे देशों से आए हुए राजदूत को भारत में नियुक्त करना। वित्तीय शक्तियां। आर्टिकल 112 क्लास 1 राष्ट्रपति भारत सरकार के एक वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। आर्टिकल 79 राष्ट्रपति संसद का अंग है। आर्टिकल 80 राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में अनुभव हो। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति संसद के सत्र आहूत करता है, संसद के सत्रावसान करता है, लोकसभा भंग कर सकता है। आर्टिकल 83 राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। इसके लिए संसद कानून बनाएगी और आपातकाल की समाप्ति के बाद यह। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संबोधन कर सकता है तथा राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 2 अवसरों पर देता है। पहला है कि जब लोकसभा के साधारण चुनाव के पश्चात पहली बैठक बुलाई जाए, और दूसरा है कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र। आर्टिकल 108 राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, राज्यों के निर्माण, राज्यों के नाम आदि में परिवर्तन संबंधी विधेयक, भारत की संचित निधि में से व्यय संबंधी विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला विधेयक, कर संबंधी ऐसे विधेयक जिसमें राज्यों का हित शामिल हो। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की अनुमति के विषय में प्रावधान, अर्थात राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे सकता है तो विधेयक कानून बन जाएगा, अनुमति रोक सकता है, विधेयक कानून नहीं बनेगा। संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता। यदि संसद पुनर्विचार के बाद पुनः भेजे तो राष्ट्रपति अनुमति अवश्य देगा, क्योंकि संसद साधारण बहुमत से कानून बना ले सकती है। वीटो के प्रकार। वीटो 4 प्रकार का होता है। आत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 123 इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई ऐसी घोषणा जिसका महत्व एवं प्रभाव संसद के कानून की भांति हो, यह राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति है, अर्थात विधायी शक्ति। यह कब लागू किया जाता है? जब संसद सत्र में ना हो और संसद की बैठक न हो और कानून बनाना आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उन सभी विषयों पर जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात 7वीं अनुसूची में लिखे गए प्रावधानों के अनुसार। समयावधि
अध्यादेश जारी होने के बाद संसद की पहली बैठक शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह तक वैध होगा। फिर यदि इस अवधि के भीतर पारित हो जाए तो कानून बन जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। अधिकतम अवधि संविधान में वर्णित नहीं है। निष्कर्ष में यह 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। सीमाएं, जिन पर संसद कानून नहीं बना सकती उन पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। आलोचना, यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती, इसलिए यूएसए यूके में नहीं है। निष्कर्ष, डीसी बाघवा बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असाधारण शक्ति, इसलिए असाधारण परिस्थितियों में प्रयोग हो। न्यायालय अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है। इससे न्यायालय शून्य असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कुछ अवसरों पर प्रभावी उपयोग किया गया है, जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा। न्यायिक शक्तियां, आर्टिकल 72, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंब। क्षमादान किसी भी दंड को क्षमा करता है। न्यायालय द्वारा दंड, सेना न्यायालय द्वारा दंड, मृत्यु दंड। प्रभाव होता है कि व्यक्ति की स्थिति कानून की नज़र में निर्दोष हो जाती है। लघुकरण दंड की मात्रा एवं प्रकृति दोनों को कम करता है, जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास को 5 वर्ष का कठोर कारावास में। परिहार दंड की मात्रा में कमी करता है, किंतु प्रकृति में नहीं, जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास को 5 वर्ष का कठोर कारावास। विराम किसी विशेष कारणवश दंड को लागू होने से रोक देना, जैसे गर्भवती महिला की फांसी की सजा पर रोक लगाना। प्रतिलंब जब राष्ट्रपति के समक्ष मृत्यु दंड की प्रार्थना लंबित हो तब तक ही के लिए दंड को स्थगित करना। न्यायिक शक्तियां का सीमाएं, शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन माना जाता है। शक्तियों का प्रयोग सदैव मंत्रिपरिषद के सलाह से किया जाता है। यह विलंबकारी होता है, दुरुपयोग संभव है। निष्कर्ष, इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक शक्तियों को समीक्षा कर सकता है।